Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1, Block 3 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made part 1. You will get its link in the description section, so kindly check the description section. So today we are going to start this part from types of intellectual property rights. किस तरह के टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो एक लॉ है ना, इसके अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होता है. यस, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होता है. क्या क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपने इंटेलेक्चुअल वर्क, स्पेसिफिकली नॉट द वर्क इटसेल्फ, इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब जो दिमाग की उपज है उसकी बात कर रहे हैं, हमारा जो आइडिया आया है उसकी बात कर रहे हैं. तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल वर्क है उससे रिलेटेड राइट्स, नॉट वर्क इटसेल्फ. काम से कोई लेना देना नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेना देना है. तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं. सो वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल समझेंगे कि कॉपीराइट के अंदर क्या आता है, ट्रेडमार्क्स में क्या आता है, पेटेंट्स क्या होते हैं, फिर ये बाकी इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स में क्या क्या आता है. सो फर्स्ट है कॉपीराइट. कॉपीराइट जो होती है वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होती है. सो इसमें एक्सक्लूसिव राइट होता है कि कितना आप अपना काम पब्लिश करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और क्रिएटिव वर्क को कैसे आप अडेप्ट करोगे. सो इसके अंदर ये सारे राइट्स इन्वॉल्व हैं कि आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को, कॉपीराइटेड प्रॉपर्टी को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्रिएटिव वर्क जैसे कि आर्टिकल्स, बुक्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें जो ओनर होता है ना उसको कॉपीराइट होता है कि एक तो ओनर को होता है और जो कॉपीराइट होल्डर होता है. देखो, ओनर अलग हो सकता है, कॉपीराइट होल्डर अलग हो सकता है. ओनर वो है जिसने क्रिएट किया है इस स्टफ को, लेकिन हो सकता है उसने कॉपीराइट किसी और को दे दिया हो कि ठीक है तुम अकेले इंसान हो जो कॉपीराइट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है. सो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि ये जो राइट है वो ओनर को लाई करता है और उसके अलावा कॉपीराइट होल्डर को लाई करता है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अब इन्होंने बोला सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो टाइम क्या है? तो इसमें टाइम लैप्सेस होते हैं, जैसे कि ये जो इसका रीपब्लिशिंग या रिप्रोडक्शन आपको करना है, अगर कोई और करना चाहता है, सपोज किसी और ने बनाई है और आप करना चाहते हो, तो इसमें टाइम स्पैन होता है कि कितने टाइम के बाद आपको ये हक मिलेगा करने का, रीपब्लिश करने का या रिप्रोड्यूस करने का. वो एक्सटेंड हो सकता है जो ओनर है उसके लाइफ टाइम तक, और उसके बाद 50 से लेके 100 सालों तक उसके डेथ के बाद. मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक तो उसका हक है, लेकिन उसके मरने के बाद भी 50 से लेकर 100 साल तक उसका हक हो सकता है इस प्रॉपर्टी के ऊपर. अब वो रूल वेरी करते हैं कि 50 साल किसका रहेगा, 80 साल किसका रहेगा, वो और डिटेल में जानना पड़ेगा. अगर मान लो कोई ऐसा वर्क है जो एनोनिमस है, किसी को नहीं पता ये बनाया किसने है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, अब उसका जो राइट है वो 95 ईयर्स तक पब्लिकेशन के बाद, और अगर वो पब्लिश्ड नहीं है, बस क्रिएट किया गया है, तो 120 ईयर्स तक होता है. तो दोनों में फर्क है. पब्लिश हो गया तो 95 ईयर्स तक ये रहेगा राइट, जिसको आप छेड़ नहीं सकते उसके काम को. और अगर वो सिर्फ क्रिएट हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो 120 ईयर्स तक होगा. नाउ ट्रेडमार्क के बारे में बात करेंगे. आपने अक्सर देखा होगा जो कंपनीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो अपना एक सिंबल लेके चलते हैं. उनका एक सिंबल होता है, उसको सिंबल को देख के हम पहचान जाते हैं कि अरे ये तो उस पार्टी का है, या ये सिंबल उस कंपनी का है ना. उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं. सो ये बेसिकली उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा तरीका होता है. इससे हमें पता चल जाता है ये किसने बनाया है. इसमें जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क में सिर्फ लोगो नहीं आता, इसमें वर्ड्स भी आ सकते हैं, फ्रेजेस, सिंबल्स, लोगोज, डिजाइन्स, इमेजेस, डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. और ये इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है, लीगल एंटिटी भी यूज़ कर सकती है इस तरह के ट्रेडमार्क को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है जो किसी ने बनाए हैं वो भी यूज़ कर सकता है. जैसे कि आपने देखा होगा एलजी के प्रोडक्ट में एलजी लिखा होता है, वर्लपूल हो गया, गोदरेज, रीबॉक, नाइकी,
इन सब में इनके खुद के लोगो होते हैं जिसको देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये तो उस कंपनी का है। लेकिन अगेन फेक प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में दिखते हैं। ट्रेडमार्क होते हैं ये प्रोडक्ट्स में भी एम्बोस्ड होते हैं, लगे हुए दिख जाते हैं आराम से कि ये यहाँ पे लगा है। इवन कुछ एनजीओज के भी होते हैं, जैसे कि WHO का आपको लोगो दिख जाएगा, यूनिसेफ का लोगो दिख जाएगा। सो उसको देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है ना। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराते हैं और ये लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है अगर आपने रजिस्टर कराया है। मतलब कि अगर किसी ने इसको मिसयूज किया तो ओनर लीगल एक्शंस ले सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने उनके ट्रेडमार्क को यूज किया। अब जो राइट है ट्रेडमार्क को बचाने का, मतलब जिस कंपनी का मार्क है वो अपने ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट्स को तो बचाएगी ना, उसकी सर्विसेज के लिए ही उसने लगाया हुआ है। तो अब अपने ब्रांड को बनाने के लिए वो इस ट्रेडमार्क को जनरली यूज करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स का भी अपना खुद का ट्रेडमार्क होता है। सो बेसिकली ये इसीलिए ट्रेडमार्क लगाया जाता है जिसमें आपके सामान को आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका मिसयूज ना हो। लेकिन मिसयूज करने वालों का ये पनिशेबल ऑफेंस है। अच्छा, अब इसकी ये नेशनली भी आप रजिस्टर कर सकते हो और इंटरनेशनली भी रजिस्टर कर सकते हो ट्रेडमार्क को। अगर ये रजिस्टर्ड है तो आप देखोगे कि उसमें आर का ऐसा सिंबल लिखा होगा और गोले के अंदर कैपिटल आर लिखा होगा। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसमें TM लिखा होगा। तो आपको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेडमार्क से कि वो जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो TM मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, कभी कभी क्या करते हैं वो जानबूझ के ऐसे सिमिलर ट्रेडमार्क्स को बना लेते हैं। तो या फिर किसी और ने किसी और रीजन से बनाया, लेकिन सेम फील्ड में अगर उसने बना दिया, सिमिलर फील्ड के लिए बना दिया, सिमिलर ट्रेडमार्क मतलब उसी से मिलता जुलता, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब लोग कंफ्यूज हो सकते हैं उस ट्रेडमार्क को देख के कि ये इस कंपनी का है कि उस कंपनी का है। तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। पेटेंट पेटेंट होता है न्यू डिस्कवरीज के लिए जो राइट हम बनाते हैं उसको हम पेटेंट कहते हैं। और ये बेसिकली न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस या एपरेटस जब डिज़ाइन किया जाता है, नया बनाया जाता है, तब हम इस राइट के लिए फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो ये जो इन्वेंशन होता है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में बताया कि ये जो इन्वेंशन है ये पहले कभी किया ना गया हो, किसी चीज का डुप्लीकेट ना हो और वर्ल्ड में कहीं पे डिस्क्लोज ना किया गया हो जब इसकी एप्लीकेशन फाइल की जाती है। ये इंश्योर करना पड़ेगा जो भी इस पेटेंट को फाइल कर रहा है। और जो इन्वेंशन है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होनी चाहिए। जैसे कि जो पर्सन है जिसने इन्वेंट किया है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, न्यू मशीन, प्रोसेस, आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, बायोलॉजिकल डिस्कवरीज, ये सारी पेटेंटेड होती हैं। सो जो पेटेंट का क्राइटेरिया है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, सारी कंट्रीज में एक जैसा नहीं होता। सो जब भी जिसने जो इन्वेंशन किया है उसको तभी पेटेंट का राइट मिलेगा जब वो सारे क्राइटेरिया जो उस पर्टिकुलर कंट्री में लगते हैं उसको वो फुलफिल करता है। और जो इन्वेंशन है वो न्यू होनी चाहिए, इन्वेंटिव होनी चाहिए और कुछ उसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज में, यूजफुल होना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए। तो हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं पेटेंट से। जो भी पर्सन है जो अपना पेटेंट का राइट लेना चाहता है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा और उस पर्सन को वो तभी ग्रांट होगी जब वो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएगा। सो जब ये ग्रांट हो जाती है तो उस पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं, कैसे उसकी मेकिंग को वो कंट्रोल कर सकता है, उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से सेल करना है और कौन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसकी परमिशन के बिना ये नहीं हो सकता। और जो इसके टाइम लिमिट होती है पेटेंट की वो 20 ईयर्स तक होती है जिस पर्सन ने पेटेंट फाइल किया है उसके लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है और ये विजुअल डिजाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विजुअल डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब विजुअल डिजाइन का क्या मतलब है वो भी हम आगे समझेंगे। सो जब भी इसको हम ये राइट देते हैं तो वो इस वजह से देते हैं क्योंकि इसकी शेप बहुत यूनिक है, इसका पैटर्न बहुत यूनिक है और मे बी ये जो डिजाइन है ये किसी शेप, कलर, पैटर्न या इन सबके कॉम्बिनेशन की भी चीज हो सकती है। ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो सकती है या फिर हैंडक्राफ्ट भी हो सकता है। सो ये जो डिजाइन है
वो टू डायमेंशनल होगी, तो टू डायमेंशनल जैसे कि पैटर्न हो गया, कलर हो गया, लाइंस हो गई, ये टू डायमेंशनल है। और अगर थ्री डायमेंशनल है तो वो शेप या सरफेस के ऊपर हो सकती है। जब भी ये राइट असाइन किया जाता है किसी को, वो बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर किया जाता है, जैसे कि नॉवेल्टी, ओरिजिनलिटी, विजुअल अपील, इन सबको देख के किया जाता है। तो जो पर्सन को ये राइट मिलता है ना, उसको एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को बना सकता है, इस डिजाइन को बना सकता है, या सेल कर सकता है, या कहीं किसी और ऑब्जेक्ट पे लगा सकता है उस डिजाइन को। ये उसके हाथ में होता है जिसको ये राइट मिला है। और अगेन ये जो राइट है वो 10 से लेके 25 साल तक का रहता है उस इंसान के पास। 25 के बाद कोई भी यूज कर सकता है, 25 साल के बाद। ये जो डिजाइन है इसको रजिस्टर कराना पड़ता है। आप नेशनली भी रजिस्टर करा सकते हो, या यूरोपियन वाइड सिंगल राइट के ऊपर भी रजिस्टर करा सकते हो। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट जो है ये वो राइट है जो असाइन किया जाता है डिजाइन के लिए, प्रैक्टिस, फॉर्मूलाज, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेसेस, रेसिपीज, पैटर्न्स, आइडियाज। जो ओनर है कंपनी का, वो उसमें अगर ये सारी चीजें उसने की है इनमें से कुछ भी, तो कंपनी जिसने भी ओन की है उसके पास मिल जाता है ये वाला राइट। और ये इकोनॉमिक एडवांटेज होनी चाहिए इसकी अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। मतलब कोई कंपनी ने ये सारे इनमें से कुछ भी रेसिपी हो गया, पैटर्न हो गया, डिजाइन आपने किया है, उसकी उसने राइट ले लिया, ट्रेड सीक्रेट राइट ले लिया। अब वो उसने क्यों लिया है? क्योंकि उसको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगी अपने कॉम्पिटिटर से। जो भी ये ट्रेड सीक्रेट को ओन करेगा वो ये राइट तो पजेस कर रहा है कि वो इसको यूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने इंडिपेंडेंटली सीक्रेट वे में इसी तरह का कुछ बना लिया तो वो उसको रोक नहीं सकता। लेकिन वो उन लोगों को जरूर रोक सकता है जिन्होंने उससे लर्न किया है, ओनर से जाके लर्न किया है और वो यूज करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा इंसान। लेकिन अगर इंसान ने अपने आप से किसी तरह से सीक्रेटली, इंडिपेंडेंटली उसको गेन कर लिया उस ट्रेड सीक्रेट को, तो फिर ओनर कुछ नहीं कर सकता उसका। ये ध्यान रखना है। अगेन ये जो ट्रेड सीक्रेट होता है इसको एम्प्लॉयर जो है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, जैसे एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब इसके बाद की जो जिम्मेदारी है वो ओनर की होती है, ट्रेड सीक्रेट के ओनर की होती है कि वो उसको कैसे सीक्रेट रखेगा, अपने ट्रेड सीक्रेट को कैसे सीक्रेट रखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। एक बार ट्रेड सीक्रेट अगर डिस्क्लोज हो गया तो यानी कि कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई भी कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकता है और ओनर कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अब खड़े होते जा रहे हैं सामने आके, और हमें सामने नजरों के सामने दिख रहा होता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। जैसे जब भी किसी को कॉपीराइट मिलता है इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन का, तो अगेन ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसने एक कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए, उसका रेपुटेशन बढ़ रहा है और साथ में नेशन का भी नाम अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बॉदरसम है और उस पर वर्क करना चाहिए। नंबर 1, इशू ऑफ रिसोर्स पायरेसी। मतलब जैसे कि कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपना ग्लोबल इकोनॉमीज बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें जैसे बायोलॉजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज है वो दूसरी कंट्री के यूज कर रही हैं और अपना नाम दे रही हैं कि उन्हीं की ब्रांड को यूज करके अपना नाम डाल रही हैं। और उनका जो प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन कहीं और से हो रहा है, वो कहीं और से उसकी पैदावार है, लेकिन उसको यूज कहीं और किया जा रहा है, और जहां यूज किया जा रहा है वहां पे उन्होंने अपना नाम लगा लिया कि हमारा है ये प्रोडक्ट। ये एक तरह की पायरेसी में आता है, जिसमें जैसे कि और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि दूसरी कंपनी जहां पे बना है वहां पे कोई पेटेंट है नहीं, तो जहां पे वो यूज हो रहा है वहां पे पेटेंट बना लिया, और जिस कंट्री का सामान है वो निग्लिजेंट है या इग्नोरेंस है उस कंट्री का, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही इस बारे में। जैसे इन्होंने बताया कि जो राइस है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएस में, लेकिन यूएस अपना नाम लगा लेती है कि भैया हमारा है, उन्होंने पेटेंट भी बना लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई ना लॉ है ना ही लीगल एक्शन लेने के लिए कुछ किया गया है, तो ये एक तरह की पायरेसी है या इग्नोरेंस कहा जा सकता है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल पायरेसी। जैसे अपना नाम बनाने के लिए, compete करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज चलाई जाती हैं। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेजेस की जो कम्युनिटीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करती हैं। अब जो नेशंस एंड कम्युनिटीज हैं कई बार क्लेम करती हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनका है, क्योंकि वो ओरिजिनली किसी और से बिलोंग नहीं करता, या
जिसकी जहां से वो आ रहा है वहां पे एक्चुअली उसने राइट दिया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने जिसका राइट है उससे लिया ही नहीं परमिशन और अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो दो तरीके हो सकते, दो चीजें इसमें बताई हैं। पहला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता ओरिजिनली जहां से वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है, या फिर उन्होंने परमिशन ही नहीं ली उस चीज की। जैसे कि इसमें एग्जांपल है बासमती जो एरोमेटिक राइस होते हैं वो इंडिया के हैं, लेकिन यूएस कॉरपोरेशन इसका ट्रेड नेम यूज कर रही है। सिमिलरली बीकानेरी भुजिया जो है वो पेप्सी ने ट्रेड नेम यूज करना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजें ना क्वेश्चनेबल भी हैं और डिबेटेबल भी हैं। ना इकोनॉमिक पायरेसी में क्या होता है, जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं वो ट्रेड नेम से अपना पूरा व्यापार करना शुरू कर देते हैं, और जो लोकल इकोनॉमीज और नेशनल इकोनॉमीज हैं जहां से ओरिजिनली वो सामान आया है या इनोवेशन हुआ है उनको डिमोलिश कर देते हैं, उनकी इकोनॉमीज को, नेशनल इकोनॉमीज को, क्योंकि अब ट्रेड नेम तो किसी और ने ले लिया ना। सो वो वहाँ के लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन, लाइवलीहुड को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि राइस ट्रेडर्स जो है यूएस के हैं वो यूरोपियन मार्केट को कर रहे हैं, देन वहाँ पे अपना ही सामान चला रहे हैं। ऐसे ही नीम बेस्ड जो बायो पेस्टिसाइड्स है वो इंडिया के प्रोड्यूसर बना रहे हैं, लेकिन यूएस मार्केट में बिक रहा है। वो यूएस मार्केट ने पूरा अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया, तो उनको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है जो इंडियन मार्केट वाले हैं। सो ये एक तरह का है। देन इंटरनेट पायरेसी एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स, ये दो और है। सो इंटरनेट पायरेसी तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जो डिजिटल वर्ल्ड में होती है, जहाँ पे नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी या ट्रेड सीक्रेट को रख ही नहीं पाते, क्योंकि इंटरनेट ये दो तरीके हैं जहाँ से लीक हो जाती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। सो आपने देखा होगा पिक्चर हॉल में जाके लोग उसके वीडियोज बना लेते हैं और अपने चैनल पे डाल देते हैं। सो इस तरह से ये पायरेसी हो रही है। देन उसकी नकली कॉपीज बना के बेची जा रही हैं, ये चीजें हो रही है। देन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स हो रहा है, जैसे कि जो इंसान का जिसका ओन लिटरेरी वर्क है, डोमेस्टिक वर्क है, उससे बिना पूछे ही उसके सामान को यूज किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर्स उसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं लॉज को, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट राइट है, और जो क्रिएटिव पर्सन है वो उसको एक वैल्यू मिलती है उसकी क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी की। इंडिविजुअल के माइंड और इंटेलिजेंस का उसको रिजल्ट मिलता है जब उसको राइट मिल जाता है इस चीज़ का। सो इसके बहुत सिग्निफिकेंस है इस प्रॉपर्टी, इस राइट के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, क्योंकि ये एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जो उस पर्सन को जिसने बनाया है, अथॉरिटीज को जिन्होंने बनाया, या नेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को, उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनका नाम होता है। सेकंड पॉइंट इसमें बताया है कि ये इनोवेशन को एनकरेज करता है, इंश्योर करता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। अगेन इंडस्ट्रियल जो डिजाइन्स होती है ना, वो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने में और अपीलिंग बनाने में हेल्प करती है। तो इसकी कमर्शियल वैल्यू तो है ही, प्रोडक्ट तभी बिकेगा ना जब वो अच्छा दिख रहा होगा, और मार्केटेबिलिटी भी उसकी बढ़ेगी। सो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हमेशा इंश्योर करना चाहिए। अगेन अगर कुछ गुड एडवर्टाइजमेंट है, अगर उसकी कॉपी कर दी जाए, तो उसके एलिमेंट्स की कॉपी कर दी जाए, सो ऐसे को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो बहुत सारे आईपी राइट्स अब आ रहे हैं जो इस तरह की कॉपिंग को रोकते हैं, ऐसे कैंपेन्स को रोकते हैं जहां पे कॉपी की जा रही है एक पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट की। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज द इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट लॉ जो था पहली बार 1856 में बना था, और न्यू पेटेंट लॉ इंडिपेंडेंस के बाद जिसको इंडियन पेटेंट एक्ट कहते हैं 1970 में बना। सो जब ये बन गया तो आगे बहुत सारे अमेंडमेंट तो होते रहे। अमेंडमेंट के बाद इंडिया मेंबर बन गया पेरिस कन्वेंशन का, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड बुडापेस्ट ट्रीटी, इसका भी मेंबर बन गया। इसके सेलिएंट और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो इस अमेंडमेंट एक्ट के हैं वो यही है कि जो इन्वेंशन है वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे कि नॉवेल्टी, इन्वेंटिवनेस, यूजफुलनेस, एंड अगर आप इसकी यूटिलिटी को स्पेल आउट नहीं करोगे, मतलब ये नहीं बताओगे कि इसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, सो हो सकता है ये पेटेंट डिनाई कर दिया जाए, मिले ही ना। सो ये कुछ पॉइंटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। So friends, this was all about part 2 of unit 1 block 3 MPCE 032. I hope आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, एंड प्लीज सेल्फ रीडिंग जरूर करें, आपको इससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा सेल्फ रीडिंग करने में। So do subscribe, like and share my videos, and thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.